हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नरसरिया। दोस्तों, इस दशक की सबसे ज़्यादा अवेटेड, सबसे ज़्यादा महंगी, सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड और सबसे ज़्यादा हाइप्ड बॉलीवुड मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा आखिरकार रिलीज हो ही गई। इस मूवी में रणबीर कपूर एक डीजे होते हैं जो अपनी एक पार्टी में आलिया भट्ट से मिलते हैं और उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। रणबीर और आलिया दोनों वाराणसी जा पहुंचते हैं, जहां पर रणबीर के साथ कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू फायर। दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर रणबीर आग से क्यों नहीं जलता, आग उसके तरफ खींची हुई कैसे चली आती है। इसी जद्दोजहद में दोनों कैरेक्टर्स जा मिलते हैं गुरु से। गुरु के किरदार में है अमिताभ बच्चन साहब, जो रणबीर को बताते हैं कि बच्चन साहब ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और रणबीर खुद एक अस्त्र है, रणबीर खुद एक अग्नि अस्त्र है। ब्रह्मांड क्या है? हजारों साल पहले कुछ ऋषि मुनि हिमालय में कड़ी तपस्या करते हैं, जिसके बाद ब्रह्मदेव उन्हें कुछ अस्त्र देते हैं। उन अस्त्र की रक्षा करने के लिए जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जिन्होंने प्रण लिया था, उस ग्रुप को बोलते हैं ब्रह्मांश। ब्रह्मांश सदियों से सारे अस्त्रों की रक्षा कर रहा है। अलग अलग अस्त्र हैं, गज अस्त्र, जलास्त्र, अग्नि अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र हैं और इन सब अस्त्रों का देवता सबसे शक्तिशाली है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मांश के मेंबर्स का यही काम है, एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करके पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया में ब्रह्मास्त्र की रक्षा करना। यह उनका उद्देश्य है। ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है, जिसका एक टुकड़ा गुरुजी यानी बच्चन साहब के पास है। एक टुकड़ा इस फिल्म की विलेन जुनून यानी मौनी रॉय के पास है। और अब क्योंकि शिवा ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट से परिचित हो जाता है, बाकी सारे अस्त्रों से इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो गुरुजी शिवा को एक ही टास्क देते हैं, ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने का, मौनी रॉय से दूसरा टुकड़ा लाने का और तीसरा टुकड़ा ढूंढ निकालने का। कारण, अगर ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े मिल गए तो इस दुनिया में तबाही हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है जो 3 पार्ट में लिखा गया है। अब इस फिल्म के मेकर्स यानी अयान मुखर्जी, करण जौहर, इस फिल्म की लीड कास्ट रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, शाहरुख खान और नागार्जुन, सभी ने चीख चीख कर डंके की चोट पर सोशल मीडिया में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये चीज बार बार जाहिर की है कि अयान मुखर्जी ने स्पेशली इस मूवी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए 10 साल लगाए हैं। 10 साल उन्होंने इसके लिए मेहनत की है। बट फिल्म के पॉजिटिव्स के बारे में बात करने के बजाय उससे पहले इस फिल्म में कहां कमी रह गई, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। 10 साल तक अयान मुखर्जी ने इस फिल्म के ऊपर मेहनत की है, मैं उस बात की रिस्पेक्ट थोड़ी हद तक रखता हूं। लेकिन बॉस, फिल्म देखते हुए मुझे यही लगा कि अयान मुखर्जी ने काफी कन्वीनियंटली द डा विंची कोड का प्लॉट उठाकर उसे एवेंजर के साथ चिपका दिया। 10 साल में उन्होंने ये मेहनत की है। अगर आपने द डा विंची कोड देखी है, उसमें भी आपको पता होगा 2 ग्रुप होते हैं, ओपस डे और प्रायरी ऑफ साइन। दोनों का उद्देश्य होता है होली ग्रेल को पाना। वही यहाँ पर बच्चन साहब एंड गैंग है और मौनी रॉय एंड ग्रुप है। दोनों का उद्देश्य है ब्रह्मास्त्र को हासिल करना। सेम प्लॉट लाइन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। अब क्योंकि इसमें अलग अलग अस्त्र जैसे पवन अस्त्र, जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वानर अस्त्र, ये सारे अस्त्र इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये इस फिल्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवेंजर एंगल देता है, जहां पे इस ग्रुप के पास पैदाइशी कुछ पावर्स हैं। ये पावर्स इनके पास क्यों हैं, कैसे आए, इनका ओरिजिन क्या है, ये अपने गुजारा कैसे करते हैं, पूरी दुनिया से ब्रह्मांड किस तरह से अपने आप को बचाता है, छुपाता है, ये सब चीज इस फिल्म में नहीं दिखाई गई है। उसको दिखाने की मेहनत भी नहीं की गई है, ना उसको दिखाने का उनका उद्देश्य था। काफी कन्वीनियंटली 80% ऑफ द टाइम फिल्म में आपको ये बता दिया गया है कि रणबीर कपूर अनाथ हैं।
उनका माँ बाप कोई है ही नहीं। मतलब आप इसका सोर्स जान ही नहीं सकते कि अगर रणबीर कपूर के पास पैदाइशी अग्नि अस्त्र होने का पावर है, आग उनको जलाती नहीं है, तो ये पावर भैया उनके पास आया कहां से? इज ही अ सुपर हीरो, अ सुपर ह्यूमन? ये चीज आपको पता नहीं चलेगी। मेकर्स ने बहुत कन्वीनियंटली उनको अनाथ बताया। लास्ट में थोड़ा बहुत प्लॉट रिवील करते हैं, बट 80% ऑफ द टाइम यू योरसेल्फ रिमेन क्लूलेस कि बॉस इसके बारे में और मैं क्या पूछूं। जो लीड एक्टर है वो आदमी खुद तो क्लूलेस है, साथ साथ में ऑडियंस को भी क्लूलेस कर दिया, उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं दिया है। जिस तरह से क्रिश बनाते हुए राकेश रोशन साहब ने पूरा प्लॉट सेटअप किया कि जादू जब वापस चले जाता है स्पेस में तो रोहित के पास वो पावर्स छोड़ के जाता है, वही पावर क्रिश इनहेरिट करता है अपने फादर के जीन से। ये चीज वहां पे प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर दी गई थी, जो यहाँ पर मुझे पूरी तरह से गायब और नदारत दिखी। पहली बात तो ये। दूसरा, फिल्म में बच्चन साहब, शाहरुख खान जिसे बड़े, एक है बॉलीवुड का बादशाह, दूसरा है बॉलीवुड का शहंशाह, ये दोनों लोग फिल्म में क्या कर रहे थे शायद इनको भी नहीं पता था। शाहरुख खान के कैमियो को लेके इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे। फिल्म के स्टार्ट में ही शाहरुख खान है बॉस, और कुछ मेहनत नहीं की है। शाहरुख खान को एक साइंटिस्ट बताया और उसका नाम क्या रखा है पता है? डॉक्टर मोहन भार्गव, जो स्वदेश में उसका नाम था। मतलब नाम भी उठा के चिपका दिया है, नाम बनाने में मेहनत नहीं की। शाहरुख खान क्यों है फिल्म में? उनके पास ब्रह्मास्त्र का वो टुकड़ा कैसे पहुंचा? कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है। वानर अस्त्र की शक्ति उनके पास कहां से आई, वो किस तरह से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें गायब है उस फिल्म से। और इनका कैमियो हाइप किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। बच्चन साहब पूरी मूवी में, ब्रह्मांड तो भाड़ में गया, वो क्या कर रहे पिक्चर में उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा शायद। पूरी पिक्चर में उनको टहलते हुए दिखाया है बच्चन साहब को, और सिर्फ एक उद्देश्य उनका है, रणबीर कपूर को जो भी डाउट है उसको अपने पेरेंट्स को लेकर, उसको अपनी शक्ति को लेकर, उसे वो डाउट सॉल्व करते जाओ और मुस्कुरा के उसका मोरल बूस्ट करते जाओ, उसको मोटिवेटेड रखो। बच्चन साहब का ये उद्देश्य है। पूरी पिक्चर में उनको रात को सोते हुए भी नहीं दिखाया, इधर टहल रहे उधर टहल रहे। मतलब इतना बड़ा बंगला उन्होंने लिया है, हिमालय के पास उनकी पूरी बस्ती बताई गई है, वो सारे ब्रह्मांड और यूनिट मेंबर्स को वहां पे इन्वाइटेड रखे हुए हैं। वो रात को सोते ही नहीं, इधर चल रहे उधर चल रहे। मतलब वॉचमैन भी वही कर रहे उस प्रॉपर्टी की। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ब्रह्मांड के जो दूसरे मेंबर्स है वो बच्चन साहब के कनेक्शन में कैसे आए, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, वो आज तक पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया से कैसे बचे रहे, उनके पावर्स दूसरों को कैसे नहीं पता, कुछ नहीं बताया इसमें। या तो आप ये 3000-2000 साल पहले की कहानी सेटअप करके 300 जैसी एक मूवी बनाते जहां पे सारे अस्त्र आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो टाइम पे वो एडी वो सेंचुरी में मैं पकड़ सकता था। लेकिन आज के कंटेम्पररी टाइम्स में आपने इसको जब लिंक किया है तो भैया ये लोग इतने सारे पावर्स के साथ छुपे हुए कैसे रह सकते हैं? एक सेकंड लगता है कोई भी वीडियो वायरल होने में यार। कैसे ये लोग छुपे रह सकते हैं? इतने पावर्स इनके पास, और ये पावर डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, पूरा का पूरा झाड़ उड़ा देते हैं, पूरा का पूरा जंगल जला देते हैं लोग। हाउ इज इट ब्लडी पॉसिबल? चलो ये लॉजिक भी मैंने लिया। जुनून का कैरेक्टर इसमें दिखाया मोनी रॉय का। जुनून को ब्रह्मास्त्र क्यों चाहिए ये आखिर तक नहीं पता चला। पहले तो इन्होंने बताया ये सारे अस्त्रों में शक्ति है, ये सारे मिलकर ब्रह्मास्त्र की रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही जुनून बच्चन साहब और ग्रुप के ऊपर अटैक करती है, एक एक करके अस्त्र उड़ाने लग जाती है, वो एक एक करके मारने लग जाती है। तो काहे का पावर है तुम्हारे अस्त्रों में यार? जुनून के आते से तुम्हारे अस्त्र हिल गए, तो हमको पता चलता है कि भैया ये अस्त्र में कोई पावर नहीं है, ब्रह्मास्त्र में एक्चुअल पावर है जिसके पीछे जुनून लगी है। अब जुनून के पास भी अगर ब्रह्मास्त्र आ जाता है तो उसके बाद क्या, वो उसको भी नहीं पता। जुनून इज ऑल्सो क्लूलेस कि उसको ब्रह्मास्त्र क्यों चाहिए, क्योंकि ये बताया नहीं गया फिल्म में। और लास्ट में जाके हमको ये क्या बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र में भी कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये रणबीर और आलिया, ये निब्बा निब्बी के प्यार में सबसे ज्यादा ताकत है। मतलब चुतियापा अल्ट्रा प्रो मैक्स। पहले आप ही बताते हो अस्त्रों में पावर है इसलिए ब्रह्मास्त्र की रक्षा कर रहे हैं, जैसे ही जुनून घुसती है अस्त्र का पावर खत्म हो जाता है, ब्रह्मास्त्र के ऊपर फोकस हो जाता है। लास्ट में जाके पता चलता है ब्रह्मास्त्र में भी कोई पावर नहीं है, ये दोनों के प्यार में सबसे ज्यादा शक्ति है। और लिटरली ये डायलॉग बोल के बोला गया है। It is not very obvious, it is not presented in a very natural way. ये डायलॉग बोल के बोला गया कि प्यार में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। अरे भैया अगर प्यार में सबसे ज्यादा शक्ति होती है तो यही चीज दिखाते तो ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़े ही क्यों है? जुनून को अपने घर पे भेजो यार, क्यों पीछे पड़ी बेचारी वो?
नो लॉजिक एट ऑल, नो लॉजिक एट ऑल। कहानी इनके पास इतनी सी थी जिसके ऊपर उन्होंने 2.25 घंटे की पिक्चर बना दी, उसमें भी किसी भी अस्त्र की ओरिजिनल स्टोरी लोग ने प्रेजेंट ही नहीं की। तो मैं इमोशनल लेवल पर रणबीर और आलिया के कैरेक्टर से कैसे कनेक्ट करूं? हाउ शुड आई डू इट? डायरेक्टली आपने बता दी इनके पास पावर है जो सबसे छुपे हुए हैं, कुछ इसका जस्टिफिकेशन नहीं, कोई इसकी बैक स्टोरी, कोई ग्रेविटी इसमें दिखे नहीं मुझे। आयान मुखर्जी का शायद एक सपना था कि मुझे भी एवेंजर टाइप एक मूवी क्रिएट करनी है बॉलीवुड में, जो उन्होंने किया। बट बॉस, एवेंजर की एवरेज मूवी बनती है 1200 से 1600 करोड़ में, आपके पास 400 करोड़ ही थे आपके हाथ में, तो ये चीज नहीं बैठने वाली थी। 1600 करोड़ का एम्बिशन 400 करोड़ में अगर आप सिमटाने जाओगे तो नहीं बैठने वाला है, उसका कचरा होने वाला है। ये फिल्म की एक तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस है, जो लोग मार्वल मूवीज देख चुके हैं, उनके फैंस हैं इतने सारे, थोर देख लिया उन लोगों ने, आयरन मैन देख लिया, दुनिया भर की उनकी फिल्में देख ली। लास्ट 12 साल से मार्वल मूवीज करोड़ों में कलेक्शन करती है इंडिया में भी। वो लोगों को ये फिल्म में नया कुछ देखने को मिलेगा नहीं, उनको मजा आएगा नहीं। मासिस के लिए फिल्म पहले से ही नहीं है। अबाउ 40 इयर्स ऑफ एज वाले लोग ये फिल्म देखकर बोर हो जाएंगे, यार इतनी लंबे लंबे फाइट सीक्वेंस चल रही है, इसको इस तरह से मार रहा है, उसको इस तरह से मार रहा है, वो ऑडियंस भी आपकी खत्म हो गई। तो जो ऑडियंस आपकी टारगेटेड थी, जिसको आपको मार्वल जैसी फिल्म देनी चाहिए थी, उसके लायक आपके पास बजट नहीं था, तो भैया आपने फिल्म बनाई क्यों? हमारे हिंदू धर्म में इतनी पौराणिक कथाएं हैं, इतना रिच लिटरेचर है, सबसे पुराना सबसे रिच लिटरेचर हमारी ही कंट्री का है, वहां से अगर आप कहानी नहीं निकाल पा रहे हो, देन इट इज योर फेलियर बॉस। ब्रह्मांड आपने खाली कॉन्सेप्ट नोट बनाया, वही चीज आपने यूट्यूब पे भी रिलीज की, वही चीज आपने मूवी में भी दिखा दी, लेकिन ब्रह्मांड क्या वाकई प्रैक्टिकल है आज के करंट टाइम्स में? ब्रह्मांड एक्चुअली है क्या? ब्रह्मास्त्र मिलने के बाद आखिर में होगा क्या? अच्छा ये मिल गया तो लास्ट में तो आप खुद ही जस्टिफाई कर रहे हो कि ब्रह्मास्त्र में पावर है ही नहीं, इनके प्यार में सबसे ज्यादा पावर है, या आप बोल के बता रहे हो? तो फिर ये इतना नाटक करने की जरूरत क्या पड़ी? 3-3 पार्ट आपने क्या चीज के लिए लिखे? सो आप खुद अपने स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। बॉस, अगर आपने 10 साल मेहनत करके ये फिल्म बनाई है जो सिर्फ डा विंची कोड और एवेंजर से मिलती जुलती है, सो देन यू नीड टू रीथिंक ऑन योर बेसिक्स बॉस। क्या आप कर क्या रहे हो? थोड़ा इसको दिखाया कि ये ऑर्फन है, रणबीर कपूर जाके कुछ गरीब बच्चों के साथ अनाथालय में ये पार्टी करता है, बस वहां पे बात खत्म हो गई बस। बाद में इसके माँ बाप कौन थे, क्या था, ये किधर वहां से पहुंचा, ये अनाथ कैसे हुआ, कब इसको पता चला कि आग का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ये सारी चीजें इसमें से गायब कर दी गई जो दिखानी चाहिए थी। ही वाज योर लीड एक्टर बॉस। आपने मूवी का नाम ही पार्ट 1 शिवा रखा है और शिवा के बारे में सबसे बेसिक और मिनिमम डिटेल्स दिया आपने। सो आपका जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले डिजाइन था उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, फिल्म बहुत ज्यादा लंबी लगती है, फिल्म स्टार्ट होते ही आधे घंटे तक तो बेइंतहा बोर करेगी, उसके बाद फिल्म पेस पकड़ती है, फिर सेकंड हाफ में वापस फिल्म मोनोटोनस होके सेकंड हाफ सिंड्रोम के चंगुल में आ जाती है। अब फिल्म के अगर प्लस पॉइंट्स की मैं बात करूं, रणबीर और आलिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बच्चन साहब के पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा इरिटेट किया है इस फिल्म में, मुझे देखते ही गुस्सा आ गया मुझे। वही 30-40 साल से जो वो टिपिकल है वो वाली एक्टिंग कर रहे हैं, वो इतनी सीरियस मूवी में भी उन्होंने वही चीज की, उनके कैरेक्टर में भी कोई दम नहीं था। नागार्जुन का बहुत छोटा सा काम था लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल किया उसने। लेकिन बॉस, इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है, इस फिल्म को पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने वाली एक ही लड़की है, वो है मौनी रॉय। मौनी रॉय ने लिटरली सबको कच्चा चबा दिया अपने परफॉर्मेंस से, इंक्लूडिंग बच्चन साहब। सब पर भारी पड़ गई वो अपनी परफॉर्मेंस से। जब भी मौनी रॉय स्क्रीन पर आई बॉस, थिएटर में सीटी और ताली बजी है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डन बाय हर। उसको देखते ही डर लगता है स्क्रीन पर। जब भी वो आती है आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है कि बॉस अब ये कुछ करेगी और मजा आएगा फिल्म में। फिल्म में जो इंटरवल के जस्ट पहले का जो शॉट है वो ब्रेथ टेकिंग है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आधा घंटा निकल जाने के बाद, बोर हो जाने के बाद फिल्म पकड़ती है और इंटरवल तक का जो शॉट है वो बहुत बढ़िया लिखा गया है। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है और लास्ट में जाके इसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छी तरह से लिखा है। गाने फिल्म में 2 ही हैं, देवा देवा और केसरिया। दोनों बहुत अच्छे पॉइंट पर आते हैं और दोनों बहुत मेलोडियस गाए गए हैं और लिखे गए हैं। मजा आता है गानों को देखने। लेकिन
फिल्म को मैंने 3D में देखा। IMAX एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने IMAX में इसको देखा नहीं। 3D में फिल्म का मजा आया ही नहीं, आया ही नहीं। इससे बेटर 3D विजुअल इफेक्ट्स मुझे किच्चा सुदीप की मूवी विक्रांत रोना में दिखाई दिए। क्या इफेक्ट्स लिए थे उन लोगों ने, लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे उस फिल्म को देखते हुए। वो चीज, वो एड्रेनलिन रश मुझे इस मूवी में मिला ही नहीं। मैं नॉर्मल 2D जैसा फिल्म देखते जा रहा था यार। 2-3 शॉट में ऐसा कोई चीज आ गई, कोई अस्त्र मेरे ऊपर आ गया, वो चीज ठीक हो गई, वो नाग आके नाग अस्त्र आ जाता है, वो सब ठीक है, जो बचकानी चीजें लगती है। ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई ऐसा लगता है यार। जहाँ एक मैच्योर स्क्रीन प्ले होना चाहिए था, इंडियन मैथोलॉजी से आपको अच्छे से उसको लिंक करना चाहिए था, वो चीज आप करने में सर चूक गए। अयान मुखर्जी, करण जौहर, इसमें सबकी गलती है, सबकी गलती है इसमें। आपको कॉन्सेप्ट पर मेहनत करनी चाहिए थी। VFX तो यार आ जाता है यार, VFX दिखाना कौन सी बड़ी बात है। आधी घंटे की शॉर्ट फिल्म बनाओ, सिर्फ VFX घुसेड़ दो, आपको तालियां मिल जाएंगी। लेकिन कहानी से VFX जोड़ना चाहिए, VFX से कहानी नहीं चिपकानी चाहिए। आपका एम्बिशन VFX दिखाने का था, ना कि कहानी समझाने का, जो फिल्म को देखते हुए लगता है। फिल्म लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। एक वन टाइम एंटरटेनमेंट वॉच तो ये फिल्म जरूर है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन इसके साथ रखी गई थी, जितना इसका प्रमोशन किया गया था, जिस तरह से इसका ट्रेलर डिजाइन किया गया था, जिस तरह से इसका प्री रिलीज प्रोमो डिजाइन किया गया था, फिल्म में अच्छा उतना ही पार्ट है भाई। सेकेंड हाफ तो पूरा बोर है, सेकेंड हाफ तो पूरा फिल्म नीचे ही जाती रहती है। सो मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर ये फिल्म आपको देखनी है, 3D में देखने का कोई सेंस नहीं है। IMAX का एक्सपीरियंस मैंने अभी तक लिया नहीं, तो अगर जाओगे तो IMAX ही देखने जाना है, अगर आपको थिएटर में इस मूवी को देखना है तो। अदरवाइज वेट फॉर एन OTT रिलीज। इस फिल्म पे अपना पैसा मत लगाओ। माय राउडी रेटिंग फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा विल बी 3 out of 5। दिस मूवी इज अ डिसअपॉइंटमेंट। ये फिल्म अगर नहीं चलती है, जो काफी लग रहा है कि शायद ये नहीं खींच पाएगी, तो इसके दूसरे 2 पार्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बॉलीवुड के ऊपर वैसे ही काले बादल मंडरा रहे हैं और आगे जाके इसमें तकलीफ होने वाली है। सो आपको ब्रह्मास्त्र पर मेरा कैसा रिव्यू लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा इस चैनल पर ब्रूटली ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देने का ही उद्देश्य है। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज मेस्मराइडर स्टूडियोज। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी ना किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।